आज हमारा ओटीबी सेशन है। साथ में कुछ पढ़ाई भी करेंगे हम लोग, और कुछ बच्चों ने मुझे डाउट्स भी भेजे हैं। और आप सभी को मैंने एक टारगेट दिया था कि आप ग्लैम सॉफ्टवेयर में से अपनी अपनी रिपोर्ट मुझे भेजें। तो कुछ बच्चों ने रिपोर्ट भेजी है, जैसे कि जो बच्चे लाइव आ रहे हैं या रिकॉर्डिंग्स में आते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे बच्चे भेजते जा रहे हैं रिपोर्ट्स, ताकि आपको लगते रहे कि जो सर बोलते हैं वो कमिटमेंट पूरा। 79, 92 ये परफॉर्मेंस रिव्यू में आप बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद विवेक ने भी रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में 90% स्कोर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए, आउट ऑफ 58 6 क्वेश्चंस गलत थे, बट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। उसके बाद सुमित ने भी अपना रिजल्ट भेजा 98%। तो हमारी प्रोसेस इतनी यूनिक है कि अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपका 85 तो आना ही है, 96%। और कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है, डाउट्स भेजा, तो मैंने स्टार मार्क कर लिया है। बलजिंदर कौर क्लास में है आज, आपके 3 क्वेश्चन के डाउट हैं। तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो तीनों क्वेश्चंस को हम समझेंगे, और बाकी सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस मुझे भेजते जाएं। जैसे कि शिवानी ने भी भेजी है अपनी परफॉर्मेंस, और एक क्वेश्चन का डाउट पूछा है 86%। मैं ये भी देख रहा हूं कि आपका टाइम क्या है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, दैट्स एक्सीलेंट। जो 1 मिनट, अगर आपका समय ज्यादा भी लग रहा है, नो इशू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे, तो वो 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा, और कुछ हम एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। तो वो डाउट्स को हम एज ए ओटीवी सेशन में कंसीडर कर रहे हैं, कि जो बच्चों को थोड़ा सा अगर इशू आए तो हम उसको। वैसे मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, बट 3 क्वेश्चन में डाउट है, और एक आध स्टूडेंट के 1-2 क्वेश्चन में डाउट है, उसको हम कवर कर लेंगे। और आगे से आप है ना क्वेश्चन का नंबर लिख लिया करो, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान हो जाता है। कि ये क्वेश्चन है शायद रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो वो थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि अगर आप सीक्वेंस नंबर नोट कर लो ना। जैसे क्वेश्चन है टोटल रिटेन अर्निंग, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ जाए तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में नीचे से अगर हम पढ़ें, इन टेरी दिसंबर में, हमेशा बॉटम से पढ़ने के लिए फोर्स करता हूं कि बॉटम से जरूर पढ़ें। दिसंबर 31 ईयर 6 बैलेंस शीट, व्हाट अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड एज टोटल रिटेन अर्निंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग के लिए हम देखें तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर ईयर 6 का ट्रायल बैलेंस है। क्वेश्चन में आपको डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक रिटेन अर्निंग ऑलरेडी दिया हुआ है 6,30,000, मतलब ओपनिंग बैलेंस होगा। और एक आपको दे रखा है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में हमसे सिंपल रिटेन अर्निंग पूछा है। तो रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है सर? रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है कि ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट कमाया। तो सर करंट ईयर का प्रॉफिट के लिए इन्होंने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दे दिया है। देखो, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस 36 लाख माइनस 26 लाख, 10 लाख तो क्या हो गई, रेवेन्यू हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना चाहिए। क्या क्वेश्चन में टैक्स की रेट देखने को मिल रही है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है 2-4 बार, तो मुझे तुरंत देखने को मिल गई टैक्स की रेट 30%। तो सर 36 माइनस 26 हो गया 10 लाख, 10 लाख का 30% 7 लाख, और 7 लाख के ऊपर ओपनिंग रिटेन अर्निंग में जोड़ दिया 630। तो ये हो गया 13,30,000। केवल क्वेश्चन कराना ऑब्जेक्ट नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट है, शायद ये बात से कंफ्यूज हो सकते थे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, ये डेबिट साइड है। सर इसको क्यों नहीं लिया? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट ये एक प्रकार का लॉस है, इसको हमने नेट इनकम में कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अनरियलाइज लॉस है। अनरियलाइज लॉस किस में आता है? ओसीआई में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो दैट्स वाई 13,30,000। तो एक क्वेश्चन आपका ये था। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन आपका था, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो वो मैं इसमें आगे से आप क्वेश्चन का नंबर लिख दें,
कि सर 33 में ये नंबर है तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो क्या होता है थोड़ा सा समय खराब होता है क्लास में। और उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट में मुझे दिख नहीं रहा था वो, या तो मैं उसको घर पे रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। आगे से क्वेश्चन नंबर आप स्पेसिफाई कर देना। सो एक क्वेश्चन और है, उसको हम लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको आज जो क्वेश्चन कराने हैं वो 1.2 के कराने हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। एक क्वेश्चन जो था शिवानी जी का था, ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, तो इसको मैं आज क्लास में कवर कर रहा हूँ। आप सभी के सामने क्वेश्चन है और हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। द लॉस फ्रॉम द फायर वॉज इनफ्रीक्वेंट बट नॉट अनयूजुअल in the Thorpe line of business. Thorpe's December 31st year income statement should report net income. तो क्वेश्चन में आपसे नेट इनकम पूछी जा रही है। अब ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर सकते हैं, तो मैं इसके कॉन्सेप्ट को भी कवर करूंगा, नॉट ओनली इन द क्वेश्चन, और एक कंसेप्ट आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को और इस कॉन्सेप्ट को। तो सर क्वेश्चन में लिखा है नेट इनकम, ये कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन मत मानिए। नेट इनकम लिखा 74,100, यहां लिख लिया हमने, लिख लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ऑडिटर रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द फॉलोइंग दैट हैड बीन इंक्लूडेड। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड। मतलब कभी भी क्वेश्चन में इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब इंक्लूडेड का क्या मतलब हुआ सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? इंक्लूडेड का, तो सर इंक्लूडेड का मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो कोई गलत चीज इंक्लूड होगी तो उसको बाहर करेंगे हम, यही मीनिंग होगा ना। अगर कोई गलत चीज इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए, अगर वो आ रही है तो उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। ये बात समझ में आती है सभी को, यस और नो? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं सर? नेट इनकम में लिखा है इंक्लूडेड फॉलोइंग अमाउंट, बट इफ इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेट इनकम वी हैव टू एक्सक्लूड फ्रॉम द नेट इनकम। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहला लिखा अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस ऑन अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज। तो नाम से ही क्लियर है, अनरियलाइज लॉस। अनरियलाइज लॉस जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है 5400। बताइए इसको प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए? मैं तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ, क्योंकि सर ये ओसीआई में आता है, नेट इनकम का तो पार्ट नहीं है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको माइनस कर दो, बस वहीं पर वो गलती कर रहे हैं। सर ये ऑलरेडी लॉस है, ये क्या है? लॉस। बड़े ध्यान से देखो, लॉस है, तो लॉस ऑलरेडी इसमें से माइनस है, मतलब नेट इनकम ऑलरेडी गलत तरीके से कम होके आ रही है, तो इसको क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। ये बात कितनों को समझ में आ गई कि सर वो जो चीज ओसीआई में जानी चाहिए यहां पर हम इसको प्लस करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। क्यों माइनस नहीं करेंगे सर? क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस है, और एक गलत लॉस आपने यहां डाल रखा है, तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा। तो हमने उसको इग्नोर कर दिया, मतलब प्लस कर दिया। दूसरा है गेन ऑन रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड। चलिए बताइए, गेन ऑन रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड इनकम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, गेन ऑन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड इट्स अ पार्ट ऑफ नेट इनकम और नॉट? सर इट्स अ पार्ट ऑफ नेट इनकम, तो जो ऑलरेडी सही पार्ट है तो उसको इग्नोर करो, इसका कोई एडजस्टमेंट देने की जरूरत ही नहीं है बेटा। जो चीज नेट इनकम में आनी चाहिए वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो छोड़ दो। तीसरा पॉइंट है 7500, एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑफ प्रायर ईयर ऑफ एरर डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर का जो एरर था, डेप्रिसिएशन एरर, कहां आना चाहिए वैसे? सर आपने बताया था कि जो भी एरर होते हैं वो नेट इनकम में नहीं आते हैं। एरर क्या होते हैं? वो तो रिटेन अर्निंग में आते हैं, और तो हम इस एरर का भी तो नेगेटिव फिगर है, तो इसको भी क्या करना चाहिए?
ऐड करना चाहिए, तो सर 7500 ऐड कर दें। अब अगर हम देखें तो इस 7500 को भी हमने क्या कर दिया, इस लॉस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये नेट ऑफ टैक्स का कोई लेना देना नहीं था, फालतू चीजें दी हुई हैं। लॉस फ्रॉम फायर, लॉस अगर हो गया और फायर हो गई और वो अनयूजुअल है, नेट इनकम का पार्ट है या नहीं है, मेरा क्वेश्चन आपसे। क्या करना चाहिए इसको? सर सीधी बात है, नेट इनकम जो ऑलरेडी किसका पार्ट होती है, नेट इनकम का, और ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट है, तो इग्नोर मारो। और इग्नोर मारो तो बस इसका आंसर चेक कर लो, 87,000 शुड बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? तो सर कुछ चीजों को हमें बाउंसर समझ के इग्नोर करना पड़ेगा, बट स्टिल आपका स्कोर 86% है, दैट समथिंग गुड। तो ये स्कोर को मैं काफी अच्छा मानूंगा। तो स्टूडेंट का कुछ और डाउट्स थे? ये क्वेश्चन है बैलेंस शीट से रिलेटेड, नोट्स पेबल। ये फाइनेंस एग्रीमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैंने कवर करने हैं, पर पहले आज मैं आपको नेट इनकम के कुछ क्वेश्चंस को करवाने जा रहा हूं। तो अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी डाउट्स जो हैं उसके अलग से वीडियोस बना के मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा, आपको रिस्पेक्टिव मेल के रिस्पॉन्स में मिल जाएगा अभी जस्ट क्लास के बाद में। लेकिन आज जो मैंने कवर करने हैं वो मैंने स्टेटमेंट ऑफ इनकम में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और एक छोटी सी यूनिट को भी हमने फिनिश करना है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जिसके जो भी डाउट्स हैं 1.2 तक सारे मुझे भेज दीजिए, एक दिन बैठकर सबका रिप्लाई उन मेल के साथ में कर दूंगा, और उसके बाद डन, 1.2 तक फिनिश। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को भी सीखना है ओटीपी सेशन में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है। प्रॉफिट 80,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लॉस 75,000। सॉरी, ये ओपनिंग बैलेंस की जगह ये लॉस था, है ना, मैं यार इसको लॉस में लिख देता। ओपनिंग बैलेंस लॉस है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो प्रॉफिट है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो प्रॉफिट 1,85,000, और कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। पे कह लो, डिक्लेयर कह लो, बात एक ही लिख रहा हूं ना, डिक्लेयर और पेड एक ही मान रहा हूं मैं अभी। डिक्लेयर लिख लो, आप समझ लो, 40,000 है। चलिए चरा, मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट कितना है। ये कॉन्सेप्ट आपको कई बार कंफ्यूज कर सकता है, ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट, सभी को लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं मैं आप। 1 मिनट का मौका देता हूं, 1 मिनट। कुछ बच्चों का 65,000 आ रहा है, आई एम वेटिंग। 3,05,000 आ रहा है, 65, 145, 3,05,000, 65। चलिए आप सभी लोग, हो किसी का 265। जब आप कंफ्यूज हो जाएं और आप एग्जाम में बैठे हों और हल्का सा डाउट आ जाए और आपके पास 1 मिनट हो, मैं 1 मिनट से ज्यादा लूंगा क्योंकि हमको समझाना है। आप एक लेजर खींच सकते हैं तुरंत कॉपी पेज पे, फंस जाओ एग्जाम में तो। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं भी फटाफट लिख रहा हूँ, स्पेलिंग पे मत जाना कि वहां वाई लिखा गया है। ये सबको पता होता है कि सर ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो ओपनिंग बैलेंस लॉस है या प्रॉफिट है?
लॉस है तो लॉस का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता, तो यहां लिख दो टू बैलेंस 80,000, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट है, तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड लिखा जाता है, यहां लिख दो। तो सर ये लिख दिया अपन ने 185। डिविडेंड प्रॉफिट में से पे किया जाता तो कम होता, उसके कारण प्रॉफिट, तो यहां पे लिख दो टू डिविडेंड पे। कितना पे किया? 40। उठा के सबको जोड़ दो, 3,05,000 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का था 3,05,000? देखो बाकी सब गलत, और इवन चार्टेड अकाउंटेंट गलत हो गए। सरप्राइज। क्यों? क्योंकि आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे कि सर ये 80,000 लॉस था और क्लोजिंग 85 हो गया, इसका मतलब सीधी बात यह है कि 80,000 ओपनिंग में लॉस था, तो इसका मतलब हमने 185 प्लस 80,000, 2,65,000 कमाया होगा, तभी तो ये लॉस सेटअप करने के बाद 85 बचा, और इवन 40,000 का तो हमने डिविडेंड भी पे किया है, तो 40,000 वो भी पे कर दो ऐसे। पर ये रटनाफिकेशन हो जाता, मैंने आपको अकाउंट बना के समझा दिया। इतना सबको आता है कि नहीं आता है? अकाउंट बनाना आता है कि नहीं? मैंने आपसे अकाउंट बनवाना है, बनवाया है। एग्जाम में लॉजिक कभी भी फेल नहीं हो सकते। सर अब हमको यही नहीं पता कि क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब कई बच्चे, बेटा अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हो कि आपको ये नहीं पता कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डेबिट साइड लिखा जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी 11th क्लास के टीचर की गलती है। पहली बात तो ये। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहाँ तो रिटेन अर्निंग, तो हम तो रिटेन अर्निंग में से माइनस करते। अरे प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग इज द सेम थिंग। ओपनिंग प्रॉफिट का मतलब रिटेन अर्निंग ही होता है। इफ क्वेश्चन सेइंग दैट ओपनिंग प्रॉफिट, व्हाट डज इट मीन? वो रिटेन अर्निंग है। वो तो क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करवाना चाह रहा है ना, कि आपको ये चीजें कैलकुलेट करते आती है कि नहीं। तो कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि क्लोजिंग प्रॉफिट हमने सर डेबिट साइड क्यों लिखा। अब किसी दिन आईपैड लेके बैठूंगा तो वो लेजर बना के आपको समझा दूंगा। अभी नहीं बैठा हूं मैं आईपैड पे, वो कनेक्ट करना पड़ेगा, समय लग जाएगा। नहीं तो लेजर बना के वो डंडा खींच के टी शेप में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लोजिंग प्रॉफिट प्रॉफिट है ना 185, तभी तो यहाँ लिखा है क्रेडिट साइड। अब आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड क्यों लिख दी, यहाँ क्यों नहीं लिखा? अरे बेटा क्लोजिंग है तो क्लोजिंग अपोजिट साइड लिखते, इतना पता है कि नहीं? तो 3,05,000 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? आगे उलझोगे तो नहीं। सर जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री किसकी? डिविडेंड की एंट्री? डिविडेंड की जनरल एंट्री पूछ रहे हो अतुल? डिविडेंड की तो एक ही जनरल एंट्री होती है, रिटेन अर्निंग को डेबिट करके डिविडेंड पेबल को क्रेडिट कर दो। और प्रॉफिट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। क्लोजिंग प्रॉफिट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, जनरली उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर हम उसको कंसीडर नहीं करें। तो एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कई बार आपको है ना ऐसे बैलेंसेस दिए जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन को कंसीडर करने जा रहा हूँ, दिस इज द ओटीबी सेशन, नॉट द मेन लेक्चर। मेन लेक्चर अलग चलते हैं हमारे। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रोफेशनल फीस एक्सपेंसेस हैड बैलेंस ऑफ 82,000 ऑन 31 दिसंबर। अब कई बच्चे ये बैलेंस वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपने तो सिखाया है एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस ही नहीं होता। इसका मतलब है कि साल भर में, ईयर में टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं 82,000, ये टोटल है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन की पहली लाइन बिफोर कंसीडरिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कि सर हमने बिफोर कंसीडरिंग ईयर एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू दी फॉलोइंग, मतलब उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हमने नहीं करी है, तो मतलब इसका हमें अभी इसका कोई एडजस्टमेंट हमने दिया नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं पहली लाइन का। कंसल्टेंट वर हायर्ड फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ टोटल फीस नॉट एक्सीड 65,000। हमने कंसल्टेंट को बोला कि भैया हम आपको काम कराने के लिए हायर करते हैं, बोले ठीक है। उससे स्पेशल प्रोजेक्ट हम करवाने वाले थे,
उसकी टोटल फीस 65,000 हो सकती है। हमने उसके साथ में 65,000 हम उसको आपको दे सकते। अब उसके बाद फुल स्टॉप लगाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इस लाइन से ये मीनिंग निकल के चलता है कि 65,000 का खर्चा हो गया? नहीं। कंसल्टेंट हायर फॉर ए स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ टोटल फीस नॉट एक्सीड 65, मतलब 65,000 ज्यादा आपको नहीं पे करी। आगे, पाक हैज रिकॉर्डेड 55,000। हैज रिकॉर्डेड का क्या मतलब हुआ? ये लाइन हैज, एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे बताओ इसका क्या मतलब हुआ। क्या ये 55,000 इसके अंदर इंक्लूडेड है? यस और नो, मेरा तो क्वेश्चन यही है आपसे। क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है? सर बिल्कुल इंक्लूडेड है, हैज लिखा है मतलब। और उसके बाद एक लाइन लिखी, ऑफ दिस फीस बेस्ड ऑन द बिलिंग फॉर द वर्क परफॉर्म इन ईयर वन। मतलब ईयर वन में 55,000 का काम हुआ और वो हमने ऑलरेडी एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर रखा है। तो क्या हमको कुछ और एडजस्टमेंट देने की जरूरत है इसमें? क्या कुछ 10,000 अलग से ऐड कर दें? कई बच्चे बोले सर 10,000 ऐड कर दो। कितनों को लगता है 10,000 ऐड कर देना चाहिए? उन्होंने बोला था टोटल 65 में काम हुआ है, लेकिन अभी उसने पहले साल में जितना काम किया उसके हिसाब से उसने बिल बना दिया 55,000। बात खत्म हो गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इंक्लूडेड, इग्नोर मारने का। सेकंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ईयर वन का पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको समझाते समय बोला नीचे डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिसंबर 1। अब एक और क्वेश्चन, एक अटॉर्नी है, अटॉर्नी ने रिक्वेस्ट किया लेटर लिख के, अटॉर्नीज लेटर, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट घर पे पढ़ते हुए, लेटर रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर डेटेड January 28 year 2 indicating that legal fees 6,000 were billed on January 15 for work performed in November year 1। अब क्वेश्चन ये है कि काम कब हुआ था सर? लास्ट ईयर। बिल कब आया है अपने पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बिल कब आया है इस 6,000 में? भी आगे की बात नहीं करते। क्या एक्सपेंसेस बिल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं या एक्सपेंसेस लायबिलिटी इनकर्ड बेसिस पे? मतलब जब आपने कोई काम करवा लिया हो, वहां लिख रहे हैं वर्क परफॉर्म इन नवंबर, तो ये खर्चा इस साल इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बिल तो नेक्स्ट ईयर आया है सर। तो देखो लिखा, अटॉर्नी रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर डेटेड January 28 year 2 indicating legal fees of 6,000 were billed on January 15 year 2 for the work performed in November and unbilled fees of December 1। और एक तो बिल ही नहीं हुआ है, एक का बिल तो नेक्स्ट ईयर आया और एक का तो बिल ही नहीं आया। तो क्या बिल नहीं आएगा तो एक्सपेंसेस नहीं बुक करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोनों को इंक्लूड करें या एक को इंक्लूड करें? बस काम खत्म हो जाएगा। सर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, सिंपल से यहां से एक लॉजिक बन के आया सर, चाहे बिल आया हो या ना आया हो, खर्चा अगर लास्ट ईयर काम हुआ है तो एक्सपेंसेस बुक करने का मांगता। तो 6 और 7 13, 13 को 82 में प्लस करें तो 95 शुड बी द करेक्ट आंसर। सिर्फ लॉजिक बताने के लिए ये क्वेश्चन को चूज किया गया, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या लॉजिक सीखे हमने? दो लॉजिक क्या सीखे? दो, जल्दी बताओ, लिखना है बेटा। कि सर बिलिंग चाहे नेक्स्ट ईयर हो जाए, चाहे बिलिंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर एक्सपेंसेस, सर्विस शुड बी परफॉर्म, सर्विस हैज टू बी परफॉर्म एक्रूवल बेसिस पे। तो बात खत्म हो गई। अब एक क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन लगा था मुझे ये। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया, जरा वो हैंड रेज करें, क्योंकि आप लोग कर चुके हो और समझ भी उनको आ गया है। या किसी का इस क्वेश्चन में डाउट था क्या? चलो गुरनूर सिंह, आपका ये डाउट था, चलो आप कवर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन से कुछ लॉजिक बिल्ड करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई अगेन आई चूज दिस क्वेश्चन। ओटीबी का मतलब सिर्फ आपने मैंने एमसीक्यू पर टिक कराना नहीं है, मैंने आपको लॉजिक समझाना है, इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को छाट। चलिए, कुछ बच्चों का इस क्वेश्चन में डाउट था तो वो कवर हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आई विल टेक टाइम, मैं 10 मिनट लगा दूंगा इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझाने में। क्वेश्चन में पूछा गया नेट इनकम फॉर द ईयर 6। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। नेट इनकम,
चलो मैं अब आपको एक लॉजिक बताता हूं। ओपनिंग इक्विटी वर्सेस क्लोजिंग इक्विटी का कॉन्सेप्ट। ओपनिंग नेट एसेट वर्सेस क्लोजिंग नेट इनकम। कितने लोगों को लगता है सर ये सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों? वो हैंड रेस कर दें। ये कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे अगर आप सही। कितने लोगों को लगता है सर बोथ द थिंग्स आर सेम? और जिनको डिफरेंट लगता है वो चैट बॉक्स में डिफरेंस लिख दें कि हाँ सर ये डिफरेंट है। सेम हो तो सेम लिखते जाओ, पढ़ना चाहता हूं मैं। आपको डिफरेंट लगता है तो डिफरेंट लिख देना है, फटाफट चैट बॉक्स, समय नहीं। सॉरी, नेट इनकम नहीं, नेट एसेट लिखना है ना मुझे, वो नेट इनकम लिख दिया मैंने। सर दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं। मैंने बताया तो था इक्विटी का मतलब नेट एसेट वर्ड लिखा है, दोनों सेम है। क्वेश्चन में यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर लेट से मेरी ओपनिंग एसेट्स 40,000 थी, इसमें क्या और ऐड करूं? क्या मैं नेट प्रॉफिट इसमें ऐड कर सकता हूं? यस और नो? मेरा क्वेश्चन आपसे है, बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। सर ऐड कर सकते हैं, लेट से नेट प्रॉफिट 10,000। क्या यहां से डिविडेंड माइनस कर सकता हूं? अब आपको क्लियर होना चाहिए कि सर इक्विटी का मतलब यहां पर नेट इक्विटी मतलब बिल्कुल माइनस हो सकता है अगर लेट से यहां से। क्या यहां पर इशूड शेयर कैपिटल प्लस कर सकता हूं? लेट से 15,000। तो इसमें आपको डाउट आएगा, इसलिए मैं इसको हरा करके रख रहा हूं। मतलब मैं ऐसा बोलूं नेट प्रॉफिट में से 5 माइनस कर दे तो नेट 5 लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लस माइनस करके निकाल लें। 40 + 10 -5, 35, 35 में 15 जोड़ दिया, 50 था। ये ऐसा होना चाहिए। अब अगर मैं यहां से इसको क्वेश्चन मार्क डाल दूं तो क्या आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे? ढूंढ पाओगे कि नहीं ढूंढ पाओगे? मेरा तो क्वेश्चन आपसे बस यही, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, क्वेश्चन नहीं। इतना सब अग्री करते हैं कि सर इसको अगर क्वेश्चन मार्क रख दें तो हम सब ढूंढ लेंगे, ऐसा प्लस माइनस हमको आता है नीचे से। ये ऐड है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अब यही क्वेश्चन सेम है, बस वहां पर उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको पैदा कर दिया। अब उन्होंने बोला असेट इंक्रीज हो रही है 356 से और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 108 से। तो इसका मतलब नेट एसेट कितने से इंक्रीज हो रही है? यहां पे लिख देते हैं ना, क्वेश्चन को छाप देते हैं, एसेट इंक्रीज। यहां लिख देते हैं एसेट इंक्रीज 356। बहुत प्यारा क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं। और लायबिलिटी इंक्रीज। तो आपके दिमाग में हमेशा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर हाँ, लायबिलिटी इंक्रीज है 1,08,000। तो इसका मतलब नेट एसेट इंक्रीज कितने से होगी? 356 -1,08,000। तो सर 248 से हमारी एसेट का इंक्रीज होना चाहिए। अब उन्होंने दो चीजें बोली, इक्विटी को भी अलग तरीके से लिखा उन्होंने, बोले कैपिटल इंक्रीज हुई है। कैपिटल कितने से इंक्रीज हुई है? 2,40,000।
नेट एसेट और इक्विटी दोनों, अगर नेट एसेट बढ़ रही तो इक्विटी भी उतनी बढ़ना चाहिए ना, बात सिंपल है, सीधी बात है कि नहीं है। एडिशनल पेड इन कैपिटल कितने से बढ़ा है? 24 से। और क्वेश्चन ने लिखा है कि हमने डिविडेंड का पेमेंट किया 52 से। तो डिविडेंड की पेमेंट से इक्विटी कम होती है या इक्विटी बढ़ती है? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, बस इसी बात को मैंने समझाना। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि डिविडेंड के कारण इक्विटी कम होती है, थोड़ी देर के कारण। तो नेट आना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बेटा, मतलब कॉन्सेप्ट था इस। इधर बता रहे हैं इक्विटी 212 से बढ़ी, इधर बढ़ी है नेट एसेट्स 240। क्या नहीं होगा इसके अंदर? और इक्विटी किन कारणों से बढ़ता है? सर यहाँ पर अभी आपने सब कुछ लिख लिया लेकिन प्रॉफिट नहीं लिखा, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और विच विच शुड बी 36,000। तो 36,000 इज माई आंसर। कितनों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जब तक आपको नेट इनकम, सॉरी नेट एसेट और इक्विटी का कंसेप्ट नहीं पता होगा, आप उलझते ही रह जाओगे। मैंने आपको दो तीन चीजें समझाई, मैं आज इसी के ऊपर और आपको थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। इक्विटी का मतलब पहले तो आप वो शेयर कैपिटल भूल जाओ बेटा, जो बार बार आपके दिमाग में बैठा हुआ है। पहले तो ये भूल जाओ कि इक्विटी का मतलब केवल शेयर कैपिटल है। अब वापस से लिख रहा हूं, इक्विटी का मतलब होता है कॉमन शेयर, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ओसीआई, लेस ट्रेजरी स्टॉक। यही होता है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं, what impact on my equity? It will increase or it will decrease or no impact? मेरा क्वेश्चन आपसे। लिखो, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, इफ आई विल डिक्लेयर। और बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर कौन लिखेगा मैं वो देखना चाहता हूं। सब लिख रहे हैं सर इक्विटी डिक्रीज डिक्रीज, और कुछ लिख रहे हैं नो इम्पैक्ट। जो इक्विटी डिक्रीज लिख रहे हैं व्हाट इज द रीजन वो भी लिखें। लिख दिया कुछ बच्चों ने इसीलिए। सर इक्विटी डिक्रीज मीनिंग रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने से रिटेन्ड अर्निंग कम होती है और रिटेन अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो आपने इसीलिए यहां पे जब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा था ना तो इसको यहां से माइनस किया, क्योंकि इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल नहीं है। तो सर जब हमने यहाँ पे रिटेन अर्निंग, वहां पर उन्होंने डिविडेंड को सीधे मान लिया कि 52,000 के कारण इक्विटी हमारी कम होती है, तो ये 212। और ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, नेट एसेट्स अगर इंक्रीज हुई है तो इक्विटी भी उतने से इंक्रीज होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अभी ये बीच का जो डिफरेंस है वो सारी चीजें तो आ गई सर, डिविडेंड आ गया, एडिशनल पेड इन कैपिटल आ गए, शेयर इशू आ गया, तो बाकी क्या कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाया होगा। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ट्रेजरी स्टॉक बैलेंस इंक्रीज, इक्विटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। मैंने क्या बोला? ट्रेजरी स्टॉक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है। इक्विटी क्या होगी? कई बच्चे इंक्रीज लिख रहे हैं अभी भी। बेटा इक्विटी डिक्रीज होगी, पूछो क्यों? सर शुरू में 80,000 था, लेट से एंड में 90 हो गया, इसका मतलब आपने 10,000 के ट्रेजरी स्टॉक और खरीदे हैं, ट्रेजरी स्टॉक का बैलेंस बढ़ता है, तो उसके कारण इक्विटी माइनस, ट्रेजरी स्टॉक। क्लियर है सभी को?
ये क्वेश्चन से आपने अगेन कुछ सीखा। लर्निंग वाला चैप्टर था ये क्वेश्चन है। ये आपको दो तीन चीजें सिखा गया बेटा। अगर आपने इसको लॉजिकली समझ लिया तो क्या क्या सिखा गया, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है कि सर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत खुश हो गए वाह वाह मजा आ गया। क्या सीखा इस क्वेश्चन से? सर इस क्वेश्चन से हमने नेट असेट्स और इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप समझा। हमने एक बात सीखी कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, और वो दोनों के बैलेंस बराबर होना चाहिए। और अगर दोनों के बैलेंस में मिसमैच है इसका मतलब दोनों में कोई एक आइटम मिसिंग है। ये सीखा। मैं ये कहना चाहता हूं आपको। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर अगर जितने से नेट एसेट बढ़ा है उतने से ही इक्विटी बढ़ना चाहिए। अगर एसेट जितने से बढ़ी और इक्विटी उसके बीच में दोनों में डिफरेंस है मतलब कोई एक आइटम का इफेक्ट नहीं दिया है। दैट्स व्हाई चूज दिस क्वेश्चन। तो मैं ओटीबी में आपको क्वेश्चन सिर्फ करवाने नहीं वाला हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा सर हमारे ओटीबी सेशन भी बड़े यूनिक हैं। क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हमने समझना है। तो कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहां पर कंसीडर किया है। अब जैसे ये क्वेश्चन भी है एक, मुझे अच्छा लगा। आई टुक दिस क्वेश्चन फॉर ओटीबी सेशन। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और आप एग्जाम में बड़े क्वेश्चन देख के डर ना जाए, इसलिए आई विल टेक चार्ज ऑन दिस। ऑन January 1st, year 4, Dart Incorporation entered into agreement टू सेल ऑफ द एसेट एंड प्रोडक्ट लाइन ऑफ जय डिवीजन। उन्होंने प्रोडक्ट लाइन बोल दिया और लिखा है साथ में विच मेट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसका क्या मतलब हुआ सर? लाइन ऑफ बिजनेस डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है वो? क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं ना। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, सर इसका मतलब है कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। अब आपसे क्वेश्चन में द सेल वॉज कंज्यूमिनेटेड 31 दिसंबर ईयर फोन एंड गेन ऑफ डिस्पोजल 4 लाख। तो सर 4 लाख का गेन हुआ है हमें चौथे ईयर में, ठीक है। और चौथे ईयर में हमें लॉस भी हुआ है। द डिवीजन ऑपरेटेड लॉसेस ऑन ईयर 4। तो अभी ईयर 4 की बात कर रहे हैं। तो सर ईयर 4 में नेट गेन कितना हो गया? 4 लाख माइनस 125 कितना होता है? 275 की 175 होता है? 175। और डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को नेट ऑफ टैक्स दिखाते हैं या विदाउट टैक्स दिखाते हैं? जल्दी बताओ। नेट ऑफ टैक्स। तो सर 4 लाख माइनस 225, 175 का आफ्टर टैक्स कर दो। तो 175,000 का आफ्टर टैक्स सीधे 0.70 सबको लगाते आना चाहिए सर। 122,500। अब अपना आंसर इन्हीं दो में से कोई है क्योंकि फोर्थ ईयर का तो मिल गया। अब दिमाग लगाते तीसरे साल में। तीसरे साल में लॉस हुआ है केवल, तो लॉस को भी नेट ऑफ टैक्स दिखाना चाहिए। तो सर सीधी बात है यही दिख रहा, आफ्टर टैक्स कर दो, खत्म कहानी। चेहरा कितने स्टूडेंट को लैंग्वेज में इशू आ रही है जरा हैंड रेज कीजिए। जिनका स्कोर 50 के नीचे होगा वो लैंग्वेज के कारण फंस रहे होंगे। हैंड रेज करते जाओ बेटा, समझ में आए। सभी लोग समझदार बैठे हैं क्या क्लास में कि सारे लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं लैंग्वेज में? तो फिर तो पहचानना जरूरी होता है ना मेरे लिए स्टूडेंट्स। गौरव शर्मा, मिर्जा, भुवंडी, अमित, दर्शन सकले, दिव्या, मतलब क्लास में 40 बच्चों को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोगों ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया बेटा, जो आप 6-7 लोगों का, क्या सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है? 2-4% प्रॉब्लम आ रही होगी, 90% थोड़ी आ रही होगी कि सर 90% ही प्रॉब्लम आ रही है हमको। फिर तो आप हिंदी मीडियम होंगे बेटा। अब हैंड खींच लिए 3 बच्चों ने बच रखे थे, बाकी सबने। अरे बेटा एक आध दो क्वेश्चन में लैंग्वेज आई तो उस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ लो। एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी आने वाले हैं कि ऐसे खतरनाक क्वेश्चन। वो पागल थोड़ी है, 50 क्वेश्चन में आपको क्या 5 घंटे का समय देना है?
तो ग्लैम का लेवल एग्जाम से हाई है एमसीक्यू में तो, लेकिन लैंग्वेज पे कमांड मल्टीपल टाइम्स पढ़ के उसको 2-4 बार करके, अगर आपका ग्लैम में स्कोर 85% है, 80% है, तो यू आर इन ए साउंड पोजीशन, एक्सीलेंट पोजीशन, नॉट ओनली इन द साउंड पोजीशन, यू आर इन ए एक्सीलेंट पोजीशन। तो कुछ एक क्वेश्चन में ऐसी आएगी, सब में थोड़ी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ द अबव लिस्टेड आइटम शुड बी क्लासिफाइड जनरल इन एडमिन एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन बोल रहा है सर जनरल इन एडमिन, तो सीधे पता है, और एक लाइन ये लिखी है, ऑफिस स्पेस यूज्ड इक्वली सेल्स एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो सेल और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने 50-50% यूज किया है ऑफिस स्पेस, तो ऑफिस का जो रेंट है वो आधा हो जाएगा कि नहीं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट चले जाएगा एडमिन में, और सेल का चले जाएगा सेलिंग में। तो सर 170 प्लस 120 कितना होता है, 290। और इंटरेस्ट तो वैसे ही फाइनेंसिंग है, लॉस की तो बात कर ही नहीं रहे, 290 खत्म कहानी जयराम जी की। चलो आगे बढ़ते। अब इस क्वेश्चन में था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द ईयर, तो क्या दिक्कत थी सर इस क्वेश्चन में, ओपनिंग फिनिश ये 110, तो ओपनिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तो वैसे ही दे रखा है, तो 120 प्लस 520 होता है 640, 640 में से 110 गया 530, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। ओके, ये सरल क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत खतरनाक चीज आ जाएगी। द इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजेक्शन दैट इज इनफ्रीक्वेंट और अनयूजुअल, दोनों ही कंटिन्यू का पार्ट है सर, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, डन कर चुके हैं पहले ही हम। रिवेन्यू में करवा चुका हूं लास्ट लास्ट लेक्चर में, इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में कवर करा लिया, मुझे याद आ गया, तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सर ये है, अभी कर लिया हमने 87,000, अभी किसी का डाउट था तो यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ, याद आ गया ना 87 जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, यही क्वेश्चन में डाउट था, आगे बढ़ जाते। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, आहा, क्या फॉर्मूला है सीओजीएम का, सीओजीएम, सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन करते हैं, तो ही तो वो प्रोडक्शन ही तो पूछ रहे हैं, वो तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, कई बच्चों को नहीं आएगा समझ में, इसलिए लिख देता हूं ताकि आप ऐसे निकाल लें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, मुझे एवरेज बच्चों के हिसाब से भी पढ़ाना पड़ता है ना, कई बच्चों ने कर लिए क्वेश्चन, बट ऐड कर देते हैं सीओजीएम, लेस कर देते हैं सीओजीएस, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलो बेटा, जो जो चीजें दी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 लाख लिखो। अच्छा, एग्जाम में होशियार नहीं बनना अपने को, 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, पर ऐसे लिख के कर लो कॉपी पेन पे। सीओजीएम निकालना है सर, ये लगा दिया अपन ने क्वेश्चन मार्क, सीओजीएस क्वेश्चन में दिया, अब यहां दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसी को सीओजीएस बोलते हैं, 60,000। तो सर ऑब्वियसली बात है, ये प्लस ये नीचे से ये जाना है, तो इसको कर देंगे प्लस 90 प्लस 60, 1,50,000 माइनस 1 लाख, 50,000 शुड बी द आंसर। क्लियर है, तो कहां दिक्कत है फार में, थ्योरी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑन जनवरी ईयर 1, ब्रीकॉन कंपनी इंस्टॉल्ड कैबिनेट टू डिस्प्ले इट्स मर्चेंडाइज, एक कैबिनेट बनाया जिसमें वो अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, लिखा ना डिस्प्ले इट्स मर्चेंडाइज टू कस्टमर। ब्रेकॉन एक्सपेक्ट टू यूज दिस कैबिनेट फॉर 5 ईयर, तो खर्चा 1 साल में पीएनएल में डाल दें या 5 साल में स्प्रेड कर दें, क्वेश्चन तो मेरा ये है सर। ऑब्वियसली बात है, एक बनाया है कुछ, तो वो 5 साल में ही होगा ना, कोई कैबिनेट बनाया है तो खर्चा ज्यादा हुआ होगा तो 5 साल में। अब किस चीज के लिए बनाया है खर्चा, सर कस्टमर को गुड्स दिखाने के लिए, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट है या सेलिंग है, तो सर सबको समझ में आ गया है कि ये सर सेल्स है, तो उठा के अपन ने डाल दी।
इट शुड बी अलोकेट करना हमको सिस्टमेटिकली जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में अपने को ये पता होना चाहिए कि अक्रूवल बेसिस पर खर्चा बुक करना है, तो एक्चुअल में क्या पे किया उससे कोई मैटर ही नहीं रहता। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कमीशन एक्सपेंसेस और यूएस गैप अक्रूवल बेसिस की बात करता है, और बोले हम 3% कमीशन देते हैं सेल्स का, तो कितना पे किया कितना नहीं पे किया क्या मैटर करता है? सीधी बात है। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। मेरा करवाया हुआ इसलिए फास्ट बोल दिया मैंने कि साफ बोला है 3% ऑफ नेट सेल्स, तो जितनी सेल है उसका 3%, कितना पे किया क्या नहीं किया क्या मैटर सर? 15 मिलियन की सेल है, 15 मिलियन का 3% 4,50,000, बात खत्म, आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा फरवरी 12 ईयर 1 वीआईपी परचेज कॉपीराइट, कॉपीराइट इज एसेट और एक्सपेंसेस, पहला क्वेश्चन तो ये, परचेज किया कॉपीराइट। सर कॉपीराइट के लिए पेमेंट किया तो एसेट है, ओवर द पीरियड इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन करेंगे अगर क्वेश्चन बोलेगा तो। और साथ में बोल रहे हैं कि इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स हम पे करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने कोई रॉयल्टी खरीदी, जैसे लेट से आप, मैं कोई बुक लिख दूं और मैंने आपको बोल दिया कि आप मेरी बुक को पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो, जो भी बुक बिकेगी उसका 10% मुझे चाहिए, तो आपके लिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है आप सभी के लिए। गौरव शर्मा लिख रहे हैं सर इनकम है। ओ हो बेटा आप लोगों के लिए तो एक्सपेंसेस है ना, आप पे कर रहे हो ना, अग्रीड टू पे, इनकम कहां से हो गई? तो आपने कितनी सेल करी, और आपने बोला कि मिनिमम गारंटी 60 तो देंगे ही देंगे। मतलब एक बात हो रही है कि भैया देखो मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ गौरव, जो आप, गौरव मैंने एक सीपीए के ऊपर बुक लिखी, फार के ऊपर मैंने आपको राइट्स दे दिए कि आप मेरी बुक पूरे इंडिया में बेचना, पर मैंने बोला यार मेरे को हर साल $60,000 तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर आपने पूछा सर अगर सेल्स की जो कमीशन है 10% वो 60,000 से ज्यादा हो गई तो मैंने बोला देखो मैंने मिनिमम बोला 60, ज्यादा हो गई तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो सर हमने तो सेल 8 लाख करी, 8 लाख का 10% होता 80,000, तो 80,000 दें या ये 60 दें? तो सर वहां पे मिनिमम लिखा था, तो ऑब्वियस सी बात है सर, 8 लाख का 10% 80,000। 95 क्यों नहीं बेटा? ये 95 इसीलिए नहीं, ये 15,000 कैपिटलाइज कॉस्ट। बात समझ में आ गई? एडमिन एक्सपेंसेस, सर अकाउंटिंग जो है 25,000 एडमिन होते हैं, फ्रेट इन प्रोडक्शन होता है, फ्रेट आउट सेल्स होता है, ऑफिस सैलरी सर 1.5 लाख प्लस 25, 175, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी सर एडमिन है, तो 17 कितना हो गया था हमारा, कितना टोटल लगा लिया था हमने? 25, 175 और 85, 260 सर, खत्म। तो ऐसे बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन जनरल एंड एडमिन? इंटरेस्ट के एडमिन का खर्चा है सर, फाइनेंस का है। एडवर्टीजमेंट सर मार्केटिंग का है, तो दोनों ही एडमिन के नहीं है, नो नो डाल दो। तो एग्जाम में ऐसे 30 क्वेश्चन तो ऐसे मिलना है आपको, लप्पू पप्पू वाले, कम से कम 30 क्वेश्चन। तो खैर आप लोगों का स्कोर 98% आ गया था, तो आई डोंट नीड टू बॉदर फॉर दिस चैप्टर टू मच। जो क्वेश्चन थे अच्छे वो मैंने कंसीडर किए, एक दो क्वेश्चन और मेरे को ठीक दिखे थे यार, वो ये क्वेश्चन था। हाँ, मुझे 24 नंबर का क्वेश्चन भी करवाना था आपको। अब देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 146, और यहां पर आप जाएं, बिफोर एनी नेसेसरी ईयर एंड एडजस्टमेंट, मतलब कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, नेसेसरी एडजस्टमेंट बिफोर मतलब उसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं दिए, तो पहला एडजस्टमेंट इंक्लूडेड इन 146 साफ लिख दिया है। 15,000 कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कैटलॉग इन द ईयर 1, सेल प्रमोशन कैंपेन इन ईयर 2। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, मैं अपनी मार्केटिंग टीम से बोलूं कि यार मुझे अगले साल 2025 में
एडवर्टीजमेंट करनी है सीपीए की, अगले साल 25 में मैं कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसका है ना मटेरियल मुझे अभी बना के दे दो। बताइए, खर्चा आज बुक करूं? उन्होंने तो मुझे प्रिंटिंग के वो मटेरियल बना के दे दिए, कैटलॉग। वो मेरा खर्चा इस साल का है या नेक्स्ट ईयर का है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को नेक्स्ट ईयर का लगता है? मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, एकेपीआई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैंने बोला अपनी डिजिटल टीम से, एक काम करो यार, ब्रोशर अभी से बना लो, आप बना लो। वो बाहर की एजेंसी थी। उन्होंने सर्विस इस साल परफॉर्म की या नेक्स्ट ईयर परफॉर्म की? आपको तो ये बताना है सर। आपके लिए वो प्रिंटिंग बना के चले गए, अब आप इस साल ना चलाओ, अगले साल ना चलाओ, तो सर उनका काम तो खत्म हो गया ना। तो दिस ईयर एक्सपेंडिचर, अभी बात खत्म। तो इसका क्या करें सर, इग्नोर मारें या इंक्लूड कर दें? चलो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रेडियो एडवर्टीजमेंट, अब दोनों में फर्क है। रेडियो एडवर्टीजमेंट एक था कैटलॉग्स और एक था रेडियो एडवर्ट। ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग दिसंबर ईयर वन, बिल्ड ऑन। देखो ब्रॉडकास्टिंग हो गई ईयर वन में, बिलिंग हुई नेक्स्ट ईयर। बताओ, बिलिंग बेसिस पे एक्सपेंसेस माइनस करें या इस साल? अब देखो यहां पे लिखा है दिसंबर वन, बिल्ड टू सेकेंड ईयर। तो क्या जब बिल होगा तो सेकेंड ईयर में खर्चा मानेंगे? दिस ईयर मानेंगे सर। तो 146 प्लस 9, 155 शुड बी द करेक्ट आंसर। इसको क्यों इग्नोर किया सर? लॉजिक बता दिया मैंने आप, कि प्रिंटिंग मटेरियल तो आपके लिए वो इसी साल बना के चला गया ना। लिखा ना, इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कैटलॉग फॉर ईयर वन फॉर सेल्स प्रमोशन कैंपेन इन ईयर। तो कॉस्ट इस साल इनकर्ड हो चुकी है। तो ऐसे कुछ चीजें आपको फंसाएंगी एग्जाम में भी, 1-2%, सारे क्वेश्चन में नहीं फंसाएंगी। ये क्वेश्चन तो सरल है, कर लोगे आप। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। करवा देते हैं सर। क्वेश्चन में नीचे क्या पूछा जा रहा है? 7 ईयर और 6 ईयर की इनकम बताना है, नेट गेन और लॉस। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 6, एग्री टू सेल द एसेट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन। हम अब एक एसेट्स प्रोडक्ट लाइन को सेल करना चाहते हैं। द सेल वॉज कंप्लीटेड इन द January 15 ईयर 7, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 9 लाख। तो हमें 9 लाख का क्या हो गया है, गेन हो गया है सर। और हमें 6 ईयर में हार्टी रिपोर्टिंग लॉसेस वर 6 लाख फॉर द ईयर 6 एंड 50,000 फॉर करंट ईयर 7 में। लाइन पढ़ो ध्यान से, देखो ईयर 7 में 50,000 का लॉस भी है और गेन भी है। तो 9 लाख माइनस 50, 8.5 लाख का प्रॉफिट है और इधर 6 लाख का लॉस है। बात खत्म हो गई सर। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ओटीबी सेशन डन फॉर दिस चैप्टर। अगर आपके इन दो चैप्टर में शुरुआती दौर में 75 भी हैं तो आप पास हो रहे, 60 भी हैं तो पास हो रहे हो। लेकिन अगर 50 के नीचे हैं तो कहीं ना कहीं, कितने लोग हैं जो ईमानदारी से 60-70 के ऊपर थे? मिनिमम 60 के ऊपर। हार्ड। हैंड रेस कर दो बेटा, सभी लोग हैंड रेस कर दो जो कि 60 के ऊपर थे। 60 के ऊपर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, 50 वालों के नीचे नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ। चलिए, तो क्लास में ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ही परफॉर्मेंस इसमें शानदार है। दैट समथिंग प्रीटी कूल, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि क्लास में सभी बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अच्छा, कई बच्चों को हैंड रेस करते नहीं आ रहा, और यूट्यूब कर लेना यार, उसमें मैं देख, मेरे को भी नहीं पता कहाँ से हैंड रेस करते। किसी को पता है हैंड रेस कहाँ से करते? मैंने आज तक किया नहीं ना, एज ए टीचर हूँ तो मैंने को कभी किसी मीटिंग में बैठा नहीं हूं मैं। कहाँ से हैंड रेस करते हैं? रिएक्शन, रिएक्शन आता है भैया, उसमें देख लेना कहीं। ठीक है। तो अब बात होती है सर कि हमारी जो अब हमारी सैटरडे और संडे जो क्लास होगी उसमें हम यूनिट 1 को फिनिश कर लेंगे। तो अब आप लोगों के परफॉर्मेंस को अब आपने
अच्छा, जिन बच्चों के डाउट्स हैं, वो जो 2-3 डाउट्स हैं उसको अभी वीडियो बना के पहुंचा देंगे। स्टार मार्क कर लिया उनको, क्वेश्चन को मैंने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर अनरियलाइज गेन इज कैलकुलेट एज ए नेट ऑफ टैक्स। देखिए, अनरियलाइज मतलब ओसीआई, यस, आपको नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करना है। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से आपने समझना है। ये जो आपकी हिस्ट्री क्रिएट होगी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ज्यादा हिस्ट्री मेरे में इसलिए क्रिएटेड नहीं, मैंने भी नया खोला है। क्या तारीख है आज? 15 मई। ये देखो, 15 मई में हमने ये क्वेश्चन किया। तो आपको इसको मिसयूज नहीं करना है कि अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जो है वो ये है, ये जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, व्यू परफॉर्मेंस, यही लास्ट डेट तक आपको मेंटेन करना है। यहां पर अगर आपने 80-85 दिखा दिए, इसका मतलब आपने सॉफ्टवेयर का सही यूटिलाइजेशन किया है, और बैच खत्म होते से ही आप अगले 1 महीने में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो और आप पास कर सकते। तो इसीलिए आपको इस क्लास के साथ साथ चलना पड़ेगा। 15 यूनिट है। अभी हमारी स्पीड स्लो है क्योंकि शुरुआती दौर है। थोड़ी सी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ाएंगे, स्पीड यही रहेगी। पर हमारा संडे का टारगेट है, दिस सैटरडे संडे तीनों कंप्लीट कर लेंगे। तीनों तो नहीं हो पाएंगे, सैटरडे ये जरूर हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी संडे ये कवर हो जाएगा। और वेडनेसडे हम इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हमारी पहली यूनिट से आपका बेस काफी बढ़ जाएगा। तो अभी तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है, या ये सबको समझ में आ रहा होगा? हम बहुत डिटेल पढ़ रहे हैं चीजों को। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी सीरियसनेस आपने शुरुआती यूनिट में दिखाई हुई है, अगले 4 महीने में आप 45 लोगों को, तो अभी 45 है, कभी 60 आ जाते हैं, कुछ 10-15 बच्चे इधर उधर होते रहते हैं। तो अगर आपने ये स्पीड मेंटेन कर ली और साथ में चल दिए, तो आप लोग इतिहास बनाने वाले हो। इतिहास आपको इस बैच में जो 1 मई 2024 आपकी जिंदगी में लैंडमार्क ईयर कहलाएगा, सच बता रहा हूं, क्योंकि आपने उसी दिन बैच को ज्वाइन किया है ही। अपनी जिंदगी में अपनी डायरी में एक बात लिख देना, 1 May 2024 वॉज द लैंडमार्क ईयर, क्योंकि इस दिन हमने 24 के अकॉर्डिंगली नई बैच स्टार्ट की है, फार की, और आप सभी लोग इसमें साथी हैं। अगर आप सीरियस रह गए तो आप पास हो जाओगे, सीरियस रह गए एंड तक। सर बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू, सर आई वांट टू कॉल यू रिगार्डिंग माय ऑडिट पेपर, व्हेन कैन आई कॉल यू? डेफिनेटली गुरनूर, आपसे बात कर लेंगे। और किसी को कुछ? सर आगे की यूनिट हार्ड है क्या? नहीं, नहीं आया, कुछ भी हार्ड नहीं है। आगे की यूनिट भी बिल्कुल इससे सरल है। अगली 4-5 यूनिट तो सरल है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। आगे की यूनिट भी सब समझ में आएगी, आपको इसी चिंता लेने की जरूरत नहीं बेटा। आपने सीए शम्मी सलूजा सर के साथ में ज्वाइन कर लिया, समझ में आने की मेरी गारंटी है। मैं एक चीज पे काम नहीं कर सकता, आपके इंग्लिश पे। अब जैसे कई बच्चे बोले सर वो हमको लैंग्वेज, मैंने इसलिए पूछा, देखो इंग्लिश सुधारना मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट को राइट डायरेक्शन में समझाना है, चाहे फिर वो रेगुलेशन हो। आपने मेरी देखो अभी ऑडिट की बैच भी पढ़ के देख ली, कितना डिटेल हम जाते हैं। आपने अभी आपको 18 मई से मेरे रेगुलेशन का नॉलेज भी पता चल जाएगा कि सर क्या नॉलेज देते हो आप रेगुलेशन में। टैक्सेशन, और 2 टैक्सेशन है। तो 18 तारीख से शुरू हो रही है, आप सभी को ज्वाइन करना है, ध्यान रखना। 18 बेसिक क्लासेस 40 घंटे। इंपेयरमेंट लॉस अभी समझाएंगे, इंपेयरमेंट लॉस, फेयर वैल्यू जब डाउनफॉल हो जाती है, इंपेयरमेंट लॉस को डिस्कस करेंगे अभी। इंपेयरमेंट लॉस मतलब अगर एसेट आपकी 100 की है और उसकी मार्केट वैल्यू 80 हो गई है, तो 20 का लॉस हो गया, ऐसा भी थोड़ा थोड़ा मान लो। एग्जैक्टली ये नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, कमिंग 18th से हमारी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल 40 आर की बैच शुरू हो रही है, जो कि 40 घंटे पूरी जाएगी। 40 की जगह 50 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर 40 घंटे तो मैंने पढ़ाना है। और दूसरी बात, उसके बाद 25 मई से मैंने एक और अनाउंसमेंट दिया आपको। 25 मई से क्या है, आपने पढ़ा कि नहीं टेलीग्राम चैनल पे? पता चल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज देखते भी हो कि नहीं। 25 मई से कुछ और है।
25 मई से सुपर 30 क्लासेस फॉर बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जहां पर आप और स्ट्रगल करते हैं वो भी हम और इंप्रूव करेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हमारे थोड़े से टाइम ज्यादा लगेंगे। मतलब टाइम आपको सैटरडे संडे बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, और अगर आप लाइव नहीं आ सकते तो रिकॉर्डेड इज फॉर यू। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कमिंग सैटरडे ठीक 6:30 बजे, जिसमें हम 2 यूनिट को फिनिश कर लेंगे, 2 सब यूनिट को। फिर संडे हम करेंगे एक और यूनिट, और मंडे हम ट्यूसडे हम करेंगे क्वेश्चन, और हमारी पहली यूनिट जो है वो वेडनेसडे फिनिश हो जाएगी, और कमिंग सैटरडे संडे सिमुलेशंस करेंगे हम उसके। तो एक यूनिट होने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।